ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे वोट चोरी की। हम बात करेंगे SIR की, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, यानी कि विशेष पुनरीक्षण जो बिहार में चल रहा है। वोट चोरी के तो आरोप लगातार लग ही रहे हैं, वो सियासी बम फोड़े जा रहे थे, लेकिन इस घमासान में अब एक समाधान निकलता दिखाई दे रहा है। जी हां, समाधान। यह आज की बड़ी खबर है, पर इसमें खास बात यह है और बड़ी दिलचस्प बात है, यह संयोग है क्या कि यह आज मीडिया की बड़ी खबर के रूप में पेश ही नहीं किया जा रहा है। यहां आम आदमी, जिस बात में हम सब बराबर हैं, यह लगातार मैं कहता आ रहा हूं, वो है एक अदद वोटिंग का अधिकार। आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, समुदाय के हो, पुरुष हो या महिला हो, वन मैन वन वोट, यह फलसफा हम सबको बराबरी देता है और हमारे वोटिंग के अधिकार, अख्तियार को चोट पहुंचाने का किसी को हक नहीं है। यही लड़ाई चल रही थी 25 जून से। 24 जून को घोषणा की चुनाव आयोग ने कि बिहार में हम पुनरीक्षण करेंगे। फिर बात वोट चोरी तक पहुंच गई। 7 अगस्त को राहुल गांधी, उन्होंने बताया किस तरह से एक विधानसभा क्षेत्र में गड़बड़ झाला करके 1,250,000 फर्जी वोटर जोड़कर, ये आरोप हैं, कैसे बीजेपी एक लोकसभा सीट जीतने में कामयाब हो गई। पर लगातार एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा था, किसी आनी बिल्ली खंबा नोचे। ये विपक्ष तो खामखा के आरोप लगा रहा है, बदनाम कर रहा है, फितरत हो गई है इनकी, किसी संस्था में इनको कोई भरोसा, कोई एतबार, कोई विश्वास नहीं रह गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जी इजाजत दे रखी है, ये सर तो चलता रहेगा, ये विपक्ष से सिरदर्द मानता रहे, लेकिन पुनरीक्षण चलेगा। आधार को भी पहचान मानने से इनकार कर दिया था चुनाव आयोग ने, लेकिन आज तीसरा दिन, 12 तारीख से सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाओं की। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने बिना लाग लपेट क्या कहा कि वो 65,64,000 लोगों के नाम जो हटा दिए गए हैं मतदाता सूची से, इस पर बवाल मचा हुआ था बिहार में। 7,96,00,000 वोटर थे, 7,24,00,000 ही रह गए। और जनवरी में इसी साल 6 महीने पहले स्पेशल समरी रिवीजन हुई थी वोटर लिस्ट की, तो ये इतने लोग कैसे नाम इनके काटे गए। 22,35,000 लोग मर गए 6 महीने में। पलायन करने वाले 36,28,000 लोग पाए गए। एक जगह से ज्यादा जगह पर नाम 7,01,000 लोगों के। ये यकायक याद अब कैसे आया चुनाव आयोग ने, ये कहां से पाया। और चुनाव आयोग ये जो नाम निकाले गए, डिलीटेड जो नाम थे, इनकी अलग से एक लिस्ट देने को तैयार नहीं था कि कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, हम नहीं देंगे, कोई कानून हमें ऐसा कहता ही नहीं है। और जी हमने BLO को वो सारी जानकारी दे दी। अब आदमी अपना सर खपाता घूमे, दौड़ता भागता ढूंढे अपना नाम है नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग। जो बात मैं सीधा सवाल पे एक नहीं दर्जनों बार कह चुका हूं, चुनाव आयोग सहायक की भूमिका में है, लोकतंत्र का प्रहरी है। आम आदमी की जिंदगी में, उसके वोटिंग के अधिकार में रोड़ा डालने का हक, वो अधिकार चुनाव आयोग को किसी ने नहीं दिया। हाई हॉर्स पर नहीं बैठ सकता चुनाव आयोग, स्वायत्त संस्था है, उस बात का सम्मान है। पर अब क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये 65 लाख छूटे हुए वोटरों की सूची वेबसाइट पर डालिए अलग से, जिसे इनकार कर रहा था चुनाव आयोग अभी तक। लिस्ट में नाम ना रखने के कारण भी बताएं, वो वजह क्या थी कि आपने ये नाम हटाए हैं।
जिला स्तर पर वोटरों की लिस्ट जारी की जाए, छूटे नामों की लिस्ट पंचायत भवन और ब्लॉक ऑफिस में लगाई जाए, लिस्ट में मतदाता एपिक नंबर डालकर नाम खोज सकें, वेबसाइट के जरिए व्यापक प्रचार कीजिए। 22 अगस्त को अगली सुनवाई है, पर कहानी यहां नहीं थमती। वो 11 दस्तावेज मांगे जा रहे थे, 11 में से एक दस्तावेज दे दो। ऐसे ऐसे दस्तावेज जो 1 या 2% जनसंख्या के पास ही थे। मसलन पासपोर्ट बिहार की जो जनता है उसमें से 2% के पास ही है। जन्म प्रमाण पत्र तो किसी के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है अपना। डोमिसाइल बनाने के लिए आधार की जरूरत होती है, लेकिन आधार को पहचान नहीं मान रहा था कि यह नागरिकता का आधार नहीं है। मैं लगातार दर्जनों बार यह सवाल पूछ चुका हूं 25 जून से कि यह अधिकार चुनाव आयोग को आपकी मेरी नागरिकता तय करने का किसने दिया? कौन से कानून ने, संविधान के कौन से अनुच्छेद ने? पिछले दरवाजे से आप एनआरसी कर रहे हैं क्या? ताल ठोक कर हमने यह सीधा सवाल पूछा। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आधार कार्ड के साथ भी दावा कर सकता है वोटर, यानी कि आधार आपकी पहचान, मेरी पहचान, और जिस जगह पर आप या मैं रहते हैं, हमारा रेजिडेंस, उसके लिए पर्याप्त मुकम्मल सबूत है। अनसुनी कर दी थी चुनाव आयोग ने कि ना राशन कार्ड मानेंगे, ना वोटर आईडी कार्ड मानेंगे, और आधार तो मानेंगे ही नहीं। तो यह एक बड़ा झटका है चुनाव आयोग के लिए। आईना दिखा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। पर इसमें अभी कुछ सवाल तो बचे हुए हैं। सवाल यह कि जैसा मैंने कहा 24 तारीख को इस फैसले की घोषणा सार्वजनिक की गई और 25 जून से 25 जुलाई पुनरीक्षण का वक्त तय किया गया, 1 महीना। ऐसी क्या हड़बड़ी, ऐसी क्या जल्दबाजी थी? चुनाव से 3 महीने 4 महीने पहले ही करना चाहते हैं। अगले साल क्यों नहीं कर सकते थे, या पिछले साल क्यों नहीं कर दिया? इसका जवाब भी आज तक चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। राहुल गांधी आरोप लगाते रह गए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। उस पर मैं आता हूं अभी। अब ड्राफ्ट लिस्ट जिसमें 7 करोड़ 24 लाख लोग पाए गए, 65,64,000 कट गए, ये 1 अगस्त को आज से 13 दिन पहले छप गई। 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो अब खबर ये आ रही है 7 करोड़ 24 लाख में से 1 करोड़ 18 लाख लोग ऐसे हैं, मतदाता ऐसे हैं, जिन्होंने बिना किसी दस्तावेज ही अपना फॉर्म भर दिया है, दे दिया, जमा कर दिया। अब क्या उनका वो आधार लगाते हैं तो मान लिया जाएगा कि ठीक हो गया सब कुछ? या जिनका किसी पहचान ना होने के चलते और आधार को आप मान नहीं रहे थे, उनका नाम डिलीट कर दिया, उनका नाम दोबारा जोड़ा जाएगा क्या? कैसे जोड़ा जाएगा? अभी ये सवाल अधर में लटक रहे हैं दर्शकों। समाधान की राह तो खुली है, लेकिन अभी भी कुछ सवाल हैं। और 30 सितंबर को अंतिम वोटर लिस्ट आ जाएगी। अब आ तो जाएगी, लेकिन जो ये नाम कटे हैं और जो ये वजह बताई गई हैं, सवाल उठाया योगेंद्र यादव ने कि विस्थापितों में किया जो काम के लिए पलायन कर गए महिलाएं ज्यादा हैं पुरुषों से। मतलब ये कमाल की उल्टी गंगा बहाई जा रही है, ये समझ से परे है। जो गांव देहात से जुड़ा है वो ये जानता, औरतें थोड़ा घर छोड़कर जाती हैं, पति जाएगा, साथ में पत्नी भी जा सकती है, पर ज्यादा औरतें पलायन करें और पुरुषों का पलायन उनसे कम हो, ये हजम नहीं होती है बात। पर ऐसा आंकड़ों से साबित करने की कोशिश की गई है। मृत लोग जिंदा दिखाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। पर आज एक और चीज हुई, और ये ज्यादा गंभीर बात है। आज सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा
ईवीएम भी पेश किए गए। ये हरियाणा के पानीपत जिले का बुआना लाखू गांव है। यहां पर 2 नवंबर 2022 को सरपंची के चुनाव हुए थे। इस चुनाव में याचिकाकर्ता मोहित, उनका नाम है, उन्होंने कहा यह तो फर्जीवाड़ा हुआ है। बूथ नंबर 65 से 70 के बीच ईवीएम की गणना कराई जाए। पहले जिला अदालत गए, फिर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए। तो यहां पर 6 बूथों की ईवीएम की काउंटिंग हुई, 51 वोटों से विजयी घोषित किए गए मोहित। तो जो ये वोट चोरी की बात हो रही थी, लोगों ने कहा अरे पहले ईवीएम पर सवाल उठाता था ये विपक्ष, अब ईवीएम से वोट चोरी पर आ गया। तो ईवीएम में भी गड़बड़ झाला हो रहा है। ये हरियाणा में हुआ है, ये साबित हो गया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के सामने ये ईवीएम खोले गए तो पाया गया जो जीता था वो तो दरअसल जीता ही नहीं, हारा हुआ अब 51 वोट से विजयी घोषित हो गया है। तो ईवीएम में गड़बड़ झाला होता है। हमने अनिल मसीह को तो देखा था चंडीगढ़ में, वो तो हस्ताक्षरों की हेराफेरी कर रहे थे। वो भी सीधा सवाल पर एबीपी न्यूज पर मैंने आपको वो वीडियो फुटेज सबसे पहले दिखाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ईवीएम का गड़बड़ झाला भी सामने आ रहा है। लेकिन इन सब में अभी वोट चोरी का सवाल कहां है, यह पता नहीं लग पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज राहुल गांधी को आड़े हाथों भी लिया है। यह जानकारी भी आप तक पहुंचानी जरूरी है कि लोग कहते फिर रहे हैं, वो दरअसल इशारा था राहुल गांधी की तरफ से कि एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत, कि ये तो 1952, 51, से भारत में लागू है और सभी मतदाताओं को चोर कहना ना केवल करोड़ों ईमानदार मतदाताओं का अपमान है, बल्कि लाखों चुनाव कर्मियों की मेहनत और ईमानदारी पर भी सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ये बात कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने, चुनाव आयोग ने यह भी कहा, यह सुप्रीम कोर्ट में कहा, हमारे मतदाताओं के लिए वोट चोर जैसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करके झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। सब कुछ राहुल गांधी के लिए कह दिया। वो कल जो बीजेपी ने खुलासा किया, वोट चोरी के जो आरोप लगाए और की जी वोट चोरी अखिलेश यादव, डिंपल यादव, एमके स्टालिन, ये लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उस वोट चोरी पर चुनाव आयोग चुप्पी साध गया। विपक्ष के वोट चोरी के आरोप लोकतंत्र पर हमला है चुनाव आयोग के मुताबिक। सत्ता पक्ष बीजेपी कहे तो वो बिल्कुल अंतिम सत्य है। और उन्हें, राहुल गांधी को तो 24 घंटे में नोटिस आ गया था जब वो सियासी बम फोड़ा 7 अगस्त को। 24 घंटे से ज्यादा हो गए बीजेपी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया गया है। तो ये बात क्या गले उतरती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो ऐसे में आज का जो सीधा सवाल है वो आपके सामने पेश करूं, उससे पहले कल आज़ादी का हम जश्न मनाएंगे, 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो उसकी पूर्व संध्या पर पहले सुन लेते हैं देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या संदेश दे रही है। आधे से अधिक लेन देन भारत में होते हैं। ऐसे बदलाव से एक गतिमान डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माण किया गया है, जिसका योगदान देश के सकल घरेलू उत्पाद में साल दर साल बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का अगला चरण है जो हमारे जीवन में अपना स्थान बना चुका है। सरकार ने देश के एआई क्षमताओं को मजबूत करने के लिए इंडिया एआई मिशन शुरू किया है। इस मिशन के तहत ऐसे मॉडल विकसित किए जाएंगे जो भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। हमारी आकांक्षा है कि वर्ष 2047 तक भारत एक ग्लोबल एआई हब बन जाए। इस दिशा में सामान्य लोगों के लिए तकनीकी प्रगति का सर्वोत्तम उपयोग और प्रशासन व्यवस्था में सुधार करने
उनके जीवन को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जनसामान्य के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कारोबार को आसान बनाने के साथ साथ जीवन को आसान बनाने पर भी समान बल दिया जा रहा है। विकास तो भी सार्थक होता है जब हाशिए पर के लोगों तक सहायता पहुंचे और उनके लिए नए अवसर उपलब्ध हो। इसके अलावा हम हर संभव क्षेत्रों में अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ा रहे हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है और विकसित भारत बनने की हमारी यात्रा की रफ्तार तेज हुई है। पिछले सप्ताह 7 अगस्त को देश में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हमारे बुनकरों और उनके उत्पादों का सम्मान करना है। हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौरान 1905 में शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में वर्ष 2015 से ये दिवस हर साल मनाया जाता है। तो हम बात कर रहे थे वोट चोरी पर घमासान, सर पर घमासान जो चल रहा था उसका समाधान निकल गया है क्या? आज का सीधा सवाल, एससी का ईसी को फरमान, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को फरमान, आधार को मानो पहचान, ये सवाल हम लगातार उठा रहे थे एबीपी न्यूज पर सीधा सवाल में। और 65 लाख क्यों हटाए? 64,000 भी हैं इसमें, 65 लाख 64,000 है आंकड़ा। आयोग लिस्ट जारी कर बताए, लिस्ट जारी करिए अलग से, सेपरेट, हीला हवाली ना कीजिए। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय, एनडीए में अहम घटक हैं, बिहार के सर का भी मैंने जिक्र किया है, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद रह चुके हैं, केसी त्यागी साहब याचिका करता रहे हैं, 2 दिन से अस्पताल में थे इस मामले में, और मैं लगातार गुजारिश कर रहा था, आज भी तबीयत नासाज है, पर योगेंद्र यादव मेरे आग्रह पर जुड़ने को तैयार हो गए। राजीव राय समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं। विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिक्स के कंसल्टिंग एडिटर हैं, युवा हैं पर तजुर्बा इनका भी अच्छा खासा हो गया है, आदेश रावल। और एक और खास मेहमान पवन खेड़ा, चेयरमैन मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट, कांग्रेस के मीडिया हेड, मोटा मोटा वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो पवन, जो आप सवाल उठा रहे थे, शंकाएं जाहिर कर रहे थे, संस्थाओं को घेरे में ले रहे थे, आज थोड़ा संतुष्ट महसूस कर रहे हैं? जो शंकाएं आप जाहिर कर रहे थे उसका कुछ समाधान निकालता दिखा है सुप्रीम कोर्ट, क्या यह कहना गलत होगा? संदीप भाई, आपने एक बात गलत कही कि हम संस्थाओं को घेरे में ले रहे थे। अनुराग ठाकुर भी तो संस्थाओं को ही कल घेरे में ले रहे थे। हम तो सिर्फ एक विधानसभा के कुछ आंकड़े लाए, हमें तो 6 महीने लग गए क्योंकि हमें तो कागजों का जत्था दे दिया। अनुराग ठाकुर को चमत्कारिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक वोटर्स लिस्ट मिल गई होगी। 6 लोकसभा 6 दिन में सारे आंकड़े उनके पास थे, तो उन्होंने भी कल संस्थाओं को घेरे में लिया। हाँ, वो अलग बात है कि राहुल गांधी की प्रेस वार्ता के बीच में 2:30 बजे 2:35 पे प्रेस वार्ता चल रही थी, चुनाव आयोग से प्रेम पत्र आ गया, लव लेटर आ गया, नोटिस आ गया। अनुराग ठाकुर को अब लगभग 30 घंटे 32 घंटे हो गए उनकी प्रेस वार्ता को, मुझे नहीं खबर आई कि उनको कोई प्रेम पत्र आया हो। रही बात सर्वोच्च न्यायालय की, स्वागत करते हैं हम ये, लेकिन पहला कदम है। लोकतंत्र की हत्या होने वाली थी और अब थोड़ा रोक लगी है, लेकिन हर कदम पे हमें सजग रहना पड़ेगा। ये पूरी चोरों की एक बारात बैठी है, ये कब क्या चोरी कर ले जाए भरोसा नहीं है। तो माफ कीजिएगा, हम संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, नहीं, लेकिन वो चोरी के आरोप आप कह रहे हैं, तो पलटवार जो बीजेपी कर रही है वो तो पूरा आपका कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। 1951-52 से लेकर कैसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को हराया, इंदिरा गांधी ने क्या वोटिंग चोरी की, रायबरेली में, अमेठी में किस तरह से बूथ लूटे जा रहे थे राजीव गांधी के समय में, वो चीजें भी पेश कर रहे हैं। तो सोनिया गांधी 2 बार वोटर बन गई और नागरिक नहीं थी भारत की। मैं संदीप जी, मैं बहुत हैरान हूं कि अभी तक बादशाह अकबर का वोटर कार्ड नहीं आया,
उनका लिस्ट में कहां नाम है, औरंगजेब का नहीं आया, पता नहीं ये सिर्फ अभी 50 साल के पीछे ही रुक गए। मैं तो सोच रहा था ये 200 साल पहले भी जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं गए। आने वाले दिनों में आप देखिएगा पूरे मुगलों के सबके वोटर्स लिस्ट में नाम आ जाएंगे और कहेंगे देखो ये वहां वोटर थे। तो इनको छोड़िए। रही बात सोनिया जी की, तो सोनिया जी का पहला वोटर कार्ड कब बना जी? 1 जनवरी 1980। किसकी सरकार थी? पूछिए जरा इनसे। आजकल ये आत्मघाती दस्ता बनी हुई है बीजेपी, खुद ही जाल बुनते हैं, उसमें फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, फिर बैठे रह जाते हैं। कौन किसकी सरकार थी बताइए? और 45 साल पुराना एक कागज निकाल के आप जो पहलू पर आप गौर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जनवरी 1980 में वो भारतीय नागरिक थी? सवाल तो वहां है ना। सीधी सीधी बात है, इसका जवाब मैं क्यों दूं? उस वक्त की सरकार को देना चाहिए जिसने बनाया वो। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं तो इनसे आज के सवाल पूछ रहा हूं साहब, कि ये एक एक घर में 80-80 लोग कैसे आ गए? जो जिंदा है उनको मरा हुआ क्यों दिखाया? उसका जवाब आप दे रहे हैं। 45 साल का एक कागज लाके निकाल रहे हैं, हमें नहीं मालूम वो कागज सच्चा है झूठा है, हमें नहीं मालूम। आप तो ये भी कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव ही रद्द कर दो। आपने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चुनाव आयोग वाराणसी की वोटर लिस्ट दे, अनुराग ठाकुर ने 6 और फर्जी वोटर का खुलासा किया है, तो उसको आप चुनाव रद्द करवाना चाहते हैं, या अब आपकी शंकाएं दूर हो गई, या उस स्टैंड पर कायम है? अनुराग ठाकुर, जो आंकड़े अनुराग ठाकुर को मिले, हमारी तो ऐसी किस्मत है नहीं कि हमें मिले, वो तो उन्हीं को मिल सकते हैं जो उनका गठबंधन है चुनाव आयोग से, हमारा तो है नहीं। तो जो आंकड़े वो लेकर आए हैं वो तो सिर्फ 6 लोकसभा के लाए। तो हमें पूरा यकीन है कि साहब और भी आंकड़े उनके पास हैं, वाराणसी के भी हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जी के लिए कहते हैं कि साहब 93,000 फर्जी वोट हैं, वो तो 4,10,000 से जीती। चलिए वो 93,000 मान लेते हैं कि हमें मिले होंगे, काट दीजिए, खुश रहिए। हालांकि हम जानते हैं कि वो बीजेपी को मिले होंगे। 1 लाख वोट वायनाड में बीजेपी लाई कहां से, वरना छोड़िए। प्रियंका जी का आपने बता दिया, हम मान लिए, हमने तो बोल दिया काट लीजिए 93,000। वाराणसी का क्या हुआ? 1 लाख वोट से जीते हैं, रेंगते रेंगते बमुश्किल जीते हैं। आधे दिन तो हार रहे थे, आप ही का चैनल देख रहा था मैं, और अचानक काउंटिंग बंद, मालूम ही नहीं हमें काउंटिंग हो रही थी नहीं हो रही थी। फिर जब काउंटिंग वापस से दिखानी शुरू हुई, प्रधानमंत्री जी जीत रहे हैं। ये जो बूस्टर डोज मिला प्रधानमंत्री को फर्जी वोटों का, हमारे पास पूरा कारण है ये मानने का कि ये बूस्टर डोज फर्जी वोटों का प्रधानमंत्री को मिला। ये लॉजिक आपका थोड़ा गले से उतरने में मुझे दिक्कत दे रहा है। नहीं, अगर इतना फर्जीवाड़ा कर सकते। 1 मिनट पवन भाई सुनिए ना, 1 सेकंड। हाँ बोलिए, करिए बात पूरी। मैं कह रहा हूं कि अनुराग ठाकुर के पास तो सारे आंकड़े मिल गए, उनको तो पेन ड्राइव दे दी ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने, तो उस पेन ड्राइव से वाराणसी का हमें दे दीजिए। दूसरी बात संदीप जी, ये एविडेंस ऑफ क्राइम है, ये अपराध का सबूत है जो कल अनुराग ठाकुर लेकर आए थे। अब वो सबूत सार्वजनिक करें, सारे आंकड़े पब्लिक के सामने रखें, विपक्ष को दें, फिर हम इन्हें बताते हैं कि लोकसभा रद्द किया जाना चाहिए। ये आपका ये तर्क मेरे गले से उतरने में मुझे थोड़ी दिक्कत इसलिए दे रहा है, अगर ऐसी चोरी कर सकते हैं, आप बनारस की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पे पूरा हमला कर, अरे फर्जीवाड़ा करना ही था तो 240 सीट ही लाती क्या बीजेपी? फिर तो 370 पार, एनडीए 400 पार, उतना कर देते। देखिए, इतनी भी हिम्मत इनको नहीं है कि इतना कर गुजरेंगे। कोशिश की, कहीं सफल हुए कहीं सफल नहीं हुए। कई जगह हम लोग भी बहुत सजग थे, कई जगह जो अधिकारी हैं वो सजग भी हैं और उनका जमीर जिंदा है। हर जगह नहीं है लेकिन कई जगह है। नहीं, इसमें मैं एक और कड़ी जोड़ूंगा पवन भाई। एक लिया, दूसरा लॉकर क्यों नहीं ले गया? ना 288 की विधानसभा है, महाराष्ट्र की 288 की विधानसभा है, लगातार आप आरोप लगा रहे हैं वहां फर्जीवाड़ा किया। तो लोकसभा में आप 30 सीटें जीतते हैं और महायुति 18 जीती, पर विधानसभा में 288 में से आप 49 सीट जीत पाए। तो मतलब बीजेपी अगर खेल करने पर आती है तो वो पूरा खेल कर सकती है, आधा अधूरा खेल क्यों किया लोकसभा में? अब मुझे ये बताइए, मैं मान लेता हूं आपकी 1 मिनट के लिए बात। लोकसभा में महाराष्ट्र में 30 सीटें हमें मिली, इनको बहुत बुरी तरह चित हुए ये लोग। बिल्कुल तो क्या हम ये मान लें कि लोकसभा चुनाव जो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लड़ा गया उसमें इन्हें वोट नहीं मिले?
और विधानसभा चुनाव जो मोदी जी के नाम पे नहीं लड़ा गया उसमें इन्हें मिले। या तो ये इस बात को ये स्वीकार कर लें, हम भी चुप हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन ऐसा तो नहीं मानेंगे ये लोग। अगर नहीं मानेंगे तो हमें बताइए फिर ये इतना गैप क्यों 4 महीने में? 4 महीने में 45 लाख नए वोट कैसे आए 5 महीने में? इसका जवाब क्यों नहीं दिलवाते आप हमें? नहीं, अभी आप पिक एंड चूज कर रहे हैं, कहां पे कौन सा तर्क देना है। पिक एंड चूज नहीं कर रहा। 45 लाख नए वोट महाराष्ट्र में कैसे आए 5 महीने में? ये तो पिक एंड चूज नहीं है साहब। मैं तो जवाब मांग रहा हूं। न इलेक्शन कमीशन दे रही है, न संदीप चौधरी जी दे रहे हैं। बीजेपी से तो उम्मीद है ही नहीं। अब शंकाएं कुछ दूर हुई हैं या अभी भी ये जमीन पर कैसे उतरेगा? आधार को पहचान मानने का फरमान जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, अभी भी इसमें तिये पांचे हो सकते हैं क्या? बड़ा देसी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं पवन। देखिए साहब, बिल्कुल अच्छा शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, मैं भी देहाती आदमी हूं, समझ में आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर लिया, योगेंद्र यादव जी ने अपना काम कर लिया, वकीलों ने अपना काम किया। चुनाव आयोग क्या अपना काम करेगा? इसमें अभी शंका पूरी तरह से बरकरार है, क्योंकि इनके पीछे मोदी जी का हाथ है। कोई डर ही नहीं है इनको। नहीं तो हिम्मत होती क्या कि राहुल गांधी को तो नोटिस देंगे, अनुराग ठाकुर को नहीं देंगे। अनुराग ठाकुर को इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे देंगे, राहुल गांधी को नहीं देंगे। ऐसे लोगों पर क्या आप भरोसा करेंगे? मुझे बताइए। नहीं, चुनाव आयोग ने तो आज राजीव कुमार चुनाव आयोग शब्दों का सख्त लहजे में कहा कि वोट चोर जैसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करके झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। यह सीधा राहुल गांधी पर हमला था। जो आरोप, अगर राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हुई तो वो गलत कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं वोट चोरी हुई तो चुनाव आयोग की आंखें भी बंद, मुंह भी बंद, कान भी बंद। मोदी जी के बंदर 3। यह हालत हो गई चुनाव आयोग की। बताइए क्यों नहीं मुंह खोल रहे, अब क्यों नहीं नोटिस दे रहे? तो नोटिस का भी इंतजार रहेगा। आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन केसी त्यागी, सबसे तजुर्बेकार इस पैनल में आप हैं। अब जो ये शंकाएं उठ रही थी, सवाल जो उठ रहे थे, उनका जो समाधान करता चुनाव आयोग दिख रहा है, इसका स्वागत करेंगे आप? संदीप जी, कांग्रेस के हमारे मित्र पवन खेरा जी अपना और अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए उत्तेजना में चले गए कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी हमारे साथ न्याय करेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो निष्पक्षता है, तटस्थता है, वैधता है, उस पर भी सवाल उठे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं चुनाव आयोग उस फैसले को लागू करेगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट पर नहीं बोले केसी त्यागी साहब। अच्छा चलो ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। नंबर 1। नंबर 2, चुनाव का बहिष्कार और 2024 का चुनाव लोकसभा का रद्द किया जाए। कम से कम कांग्रेस जैसी पार्टी से मैं उम्मीद नहीं करता जिन्होंने 50 साल राज किया और जो आज़ादी के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। ये कोई जेएमएम कर ले, शिवसेना कर ले, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2024 का ही चुनाव रद्द किया जाए। इस तरह की बातें आज की नहीं है। मुझे 71 का याद है, जब बीजेपी की 1 या 2 सीट आई थी, लोकदल की 1 या 2 सीट आई थी, तो एक नेता हुआ करते थे बलराज मधोक, उन्होंने कहा रूस से शाही आई है। तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दी है। अब आने वाले क्लीन चिट दी, फ्रेंडली है ये एक्सरसाइज पर। एक मिनट सर, केसी त्यागी साहब, पर बहुत चीजों पर वो हट धर्मिता, मैं शब्द कहूं, वो जो अड़ियल रुख ढिठाई थोड़ी दिखा रहा था चुनाव आयोग। आधार नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुझाव दिया था, आज तो कह दिया ना आधार को पहचान मानो। तो चुनाव आयोग भी अड़ा हुआ था। वो सहायक है या रोड़ा बन रहा है आम आदमी के लिए? संदीप जी, जो SIR है बिहार का या देश भर में होने वाला है, उसमें कुछ गलतियां, खामियां रही होंगी। मैं ऐसा उन लोगों में से नहीं हूं जो मैं कहूं कि बिल्कुल होली गीता या कुरान है चुनाव आयोग। मैंने भी 6 लोकसभा के चुनाव लड़े हैं और चुनाव आयोग की जो तटस्थता है उस पर भी सवाल उठाए हैं। एक बार तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त है,
वो कांग्रेस का एमपी बन करके मिनिस्टर बन गया था, लेकिन हमने उस पर भी सवाल नहीं उठाए थे। तो एक तो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, मैं कांग्रेस जैसी पार्टी से उम्मीद नहीं करता, माफ करना, मैंने फिर कह रहा हूं, ये जेएमएम शिवसेना कर दे तो कोई बात नहीं है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है, वो कह रहा है कि एसआईआर का अधिकार है ईसीआई का, नहीं वो तो कह रहा है, मानने को तैयार नहीं। अगर टोटल अविश्वास का, जी सर इसमें ये बात तो मान ली, आप सिर्फ जहां पे अगर आप सिर्फ उन चीजों को गिनवा रहे हैं केसी त्यागी साहब जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ईसी की पीठ थपथपाई, पर जहां पर लताड़ लगाई उस बात को आप चर्चा के केंद्र में नहीं ला रहे हैं। चुनाव आयोग तो सीधा कह रहा था सुप्रीम मैं कोर्ट ला रहा को, हूं। एक मिनट सर, सुप्रीम कोर्ट को सीधा कह रहा था कि जो ये 65,64,000 छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, ये लोग जिनके नाम डिलीट कर दिए हैं अलग से लिस्ट नहीं देंगे, कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। अब देनी पड़ेगी ना बाकायदा, ये पहले कर देते। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का भी मैं स्वागत करता हूं। मृत या हटाए गए या काटे गए या जोड़े लोगों की लिस्ट जो है प्रचारित और प्रसारित की जाए, लेकिन मैं अपनी कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं कि कम से कम बिहारी मतदाताओं का इस बहाने अपमान न होने दें जो चिदम्बरम साहब ने किया है। उन्होंने कहा कि जो वहां पर जो एसआईआर लागू होने वाली है, अभी एसआईआर की घोषणा नहीं हुई है तमिलनाडु में, अभी नहीं कुछ भी हुआ है उसमें बिहारी मतदाताओं के 50 लाख के नाम जोड़े जा रहे हैं, वो हटाए जाएं, यानी कि आर्टिकल 370 जेएंडके के बजाय वहां लगाया जाए। और कांग्रेस पार्टी जैसी जिम्मेदार पार्टी वहां बिहारियों का अपमान चेन्नई के साथ अपमान क्या, बिहारियों के नाम काटे जा है रहे हैं महाराष्ट्र और में, ये कहा जा रहा है कि नहीं जी जहां आप काम कर रहे हैं, जहां आप काम कर रहे हैं, केसी त्यागी साहब आप दिल्ली में काम करते हैं, प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हैं, आवास 11 साल हो गए, या अमित शाह वो दिल्ली में रहते हैं पर वो वोट डालने तो गांधीनगर गुजरात जाते हैं ना। ये तर्क आम आदमी गरीब गुरबे पर ही क्यों लगाने पर आमादा दिखाई दे रहा है चुनाव आयोग? संदीप जी, जो सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश है उसका पालन होना चाहिए अक्षरश है। क्यों हटाए, कैसे हटाए, मृत के हटाए, और ये हर बार हटते हैं, ये कोई पहली बार नहीं हटे हैं। हल्ला गुल्ला मच गया तो आपने कह दिया पहली बार हटे हैं। मैं भी धरने पे बैठा हूं कई बार कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में कि चुनाव आयोग बदमाशी कर रहा है, नाम ही हटे, कोई नाम नए जुड़े नहीं हुआ, आज भी हुआ और कल भी होगा। 6 जनवरी 2025 इसी साल स्पेशल समरी रिवीजन हुई थी, उसके बाद सिर्फ नाम घटे हैं, एक भी नाम नहीं जुड़ा। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता आपको? मैं तो अपने चुनाव में नए मतदाताओं का स्वागत समारोह में शामिल हो चुका हूं। जब भी मैं चुनाव लड़ता था तो नए मतदाता जो पैदा हुए हैं, जो लिस्ट में आए हैं, उनका अभिनंदन करने के लिए जाता था ऐसा। और अगर जो आप कह रहे हैं, मैं आपको मान लेता हूं होली बुक, जो चुनाव आयोग को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो पूरी होने दीजिए। चुनाव का बहिष्कार और डू यू अप्रूव इट? नहीं, पर चुनाव आयोग का जो रुख और रवैया है, केसी त्यागी साहब मैं पूरी जिम्मेदारी से यह सवाल पूछ रहा हूं, निष्पक्ष होना, वो स्वायत्त संस्था है, उसको राजनीतिक चश्मा नहीं पहनना चाहिए ना। अगर वो तथाकथित सियासी बम फोड़ा 7 अगस्त को राहुल गांधी ने, उसको 4 राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस दे दिया, शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके लिखित में शिकायत दो वरना अपना सारे आरोप वापस ले लो और कह दो ये झूठे थे। तो ये अनुराग ठाकुर पर इतनी कृपा क्यों बरसाई जा रही है? 30 घंटे हो गए, वहां पर नोटिस क्यों नहीं दिया जा रहा? उनसे शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए क्यों नहीं कहा जा रहा? कुछ सवालों के जवाब ईसीआई से चुनाव आयोग दें, अनुराग ठाकुर दें। मैं तो एक पॉलिटिकल सवाल आपसे कर रहा हूं जी कि क्या कांग्रेस पार्टी जैसी जिम्मेदार पार्टी जिसने 50 साल राज किया हो और आजादी के आंदोलन से निकली हुई पार्टी हो, क्या उसको इस तरह का बॉयकॉट करने का अधिकार है? क्या नहीं, वो आपकी जायज बात है। ये बहिष्कार पर बहिष्कार ही तरीका बच गया क्या इतना? एक मिनट, हाँ सर बोलिए ना। 1 मिनट, राजीव राय जी बैठे हुए हैं, मैं समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहा हूं। 1991 में मुलायम सिंह यादव जी के साथ क्या किया था चुनाव आयोग ने?
उनके चुनाव को ही टाल दिया था, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी का रुतबा और जलवा कम हुआ और उनकी सीटें कम हुई। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है मुख्यमंत्री रहते हुए। तो मतलब गड़बड़ झाला तो हो रहा है ना, अब उसमें कॉस्ट करेक्शन हो रही है क्या? योगेंद्र यादव जुड़ गए हैं सर। हो रहा है जी योगेंद्र यादव, आपने एक अहम बात कही थी कि भाई ये 65,64,000 लोगों को जो हटाया है ये बहुत बड़ी बात है और ये आंकड़ा 1 करोड़ पार कर जाएगा। आपने ये शंका जाहिर की थी, शंका का निवारण होता दिखा है आज? संदीप भाई, आज जो सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आया है, और मैं कहूंगा अंतरिम आदेश का भाग 1 पार्ट 1 है अभी, क्योंकि अंतरिम आदेश का पार्ट 2 अगले हफ्ते शुक्रवार को आएगा। हाँ, ये बहुत छोटा दिख सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा निर्णय है, और मैं 2 कारण से कहता हूं। जो बात मीडिया में आ रही है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई 65 लाख लोगों का आप लिस्ट सार्वजनिक कीजिए, उसे वेबसाइट पे डालिए, बताइए किस व्यक्ति का नाम किस कारण से कटा है। और चुनाव आयोग, जिसको अपने आप इस सूचना को जारी कर देना चाहिए था, आज से 1.5 महीना पहले जारी कर देना चाहिए था, कम से कम 1 अगस्त को तो कर ही देना चाहिए था, उसने हर किस्म का हथकंडा आज सुप्रीम कोर्ट में खेला कि ये सूचना न देनी पड़े। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने दबाव डाला और सीधा आदेश दिया कि आपको करना पड़ेगा। ये एक पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की दिशा में कदम है, और मेरी उम्मीद है कि अगले हफ्ते जब हम दूसरे हिस्से पे बात करेंगे तो इसी ट्रांसपेरेंसी के प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट वहां भी लागू करेगा, इसलिए बहुत बड़ा कदम है। दूसरा, ये जो आज आधार वाली बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, क्योंकि कई मीडिया चैनल पे इस पे चल रहा है कि ये आधार मान्य किया है, लेकिन केवल 65 लाख जो लोग हैं उनके लिए किया है। ना उनको समझ ही नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। सही कह रहे हैं आप, गलत रीडिंग है। नहीं, आपको ये इस बात पर ताज्जुब नहीं हो रहा पहले आधार क्यों माना जा रहा है? सारा मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया बड़े सवाल उठा रहा था। आज इतनी बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, एक बड़ी चुप्पी सी, एक मौन है इस बात को लेकर। यहां ऐसी लताड़ लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को और खामोशी है। तो आज जो लोगों ने कहा कि भाई चुनाव आयोग हार गया, ये विपक्ष जीत गया, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ। चुनाव आयोग को हारना क्यों चाहिए? चुनाव आयोग को तो जीतना चाहिए। बिल्कुल, राइट मिलते हैं, चुनाव आयोग जीते। अगर कोई हारा है तो गोदी मीडिया हारा है, जो पिछले 2 दिन से बिल्कुल ऐसी भ्रांति फैला रहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट तो आधार को खारिज कर ही चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की सारी बात मान ही ली गई है, 65 लाख लोगों को हटा दिया तो अच्छे कारण दिए हैं इत्यादि। सब बिल्कुल भ्रामक रिपोर्टिंग थी, आप भी देख रहे होंगे। एक दिन तो मैं था और दूसरे दिन से ऑनलाइन फॉलो कर रहा हूं एक एक शब्द को। ऐसा कुछ नहीं हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में, पता नहीं कहां से खबरें बनती थी। पहले मुझे शक हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, इसका फैसला चुनाव आयोग के दफ्तर में होता है। बाद में मुझे शक हुआ कि नहीं, चुनाव आयोग के दफ्तर में भी नहीं, किसी और दफ्तर आपने भी थोड़ा सा फिल्मी नाटकीय सा अंदाज भी अपनाया। वो जॉली LLB मूवी से प्रभावित हो गए, वो 2 मृत को जिंदा दिखाकर सुप्रीम कोर्ट में आपने पेश कर दिया। एक अगंभीर बात नहीं है संदीप भाई, क्योंकि माननीय जज साहब सूर्यकांत जी ने जब पिछली हियरिंग हुई थी, उस हियरिंग के अंत में उठते हुए उन्होंने कहा था कि आप चिंता ना करें, अगर कुछ भी होता है, 15 मृत लोगों को, अगर जीवित लोगों को मृत घोषित किया जाता है, उन्हें आप सामने लेके आइए, हम इस पे आदेश देंगे। तो जब जज साहब ने कहा 15 लोगों को लेके आइए, हमने केवल ये किया कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में ले आए। अगर न लाते तो लोग कहते देखिए कागज पे आप बातें बनाते हैं, पता नहीं कहां से बनाते हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट में आज भी इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हमें नहीं पता वो लोग कहां से थे, कौन लोग थे, जबकि उनकी एक एक डिटेल हम दे चुके हैं। योगेंद्र यादव, अब थोड़ा टाइमलाइन पर आते हैं, क्योंकि आप देश के सबसे बड़े, एक मिनट योगेंद्र भाई, आप देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषक भी रहे हैं। ये 25 जून से 25 जुलाई तक ड्राफ्ट, ये टाइम पीरियड था SIR का, पुनरीक्षण का। 1 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट आ गई, ड्राफ्ट सूची आ गई। 1 अगस्त से 1 सितंबर आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 15 दिन बचे हैं, आज हम 14 तारीख में बैठे हैं, 16 दिन ज़्यादा हम बिल्कुल ही पक्का गणित करें तो। आपको लगता है ये अब आधार को पहचान मानना, जिनके नाम डिलीट किए गए हैं उनकी सूची बाकायदा और कारण बताए जाएंगे, ये पर्याप्त वक्त है कि सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा? वक्त बिल्कुल पर्याप्त नहीं है।
और खास तौर पे बिहार में, खास तौर पे इसलिए कि बाढ़ है, और खास तौर पे बाढ़ अचानक नहीं है, ये वो बाढ़ है जो बिहार में हर साल आती है, इसी हफ्ते में आती है, अगले 1.5-2 महीने तक रहती है। ये सब जानने के बाद बिहार के अंदर ये सब कुछ किया गया है। लेकिन जितना भी किया गया है, कम से कम आज जो है ठीक दिशा में कदम है। पारदर्शिता पे यदि बात, क्योंकि अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम आदेश नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसकी संवैधानिकता के मामले को फिलहाल हम सस्पेंड कर रहे हैं, बाद में उसको देखेंगे। हमारी मांग है कि बिहार में तो होना ही नहीं चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। आपको ध्यान होगा, मैंने तो सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट दिखाया था कि बिहार में 25 तारीख को लिस्ट जारी की जाएगी अंतिम। जिस व्यक्ति का नाम अंतिम सूची से कट गया वो क्या करेगा? चुनाव आयोग कहेगा चिंता ना कीजिए। एक सवाल और, क्योंकि मुझे मालूम है आपकी अभी तबीयत नासाज है, आपने एक और सनसनीखेज दावा किया है, थोड़ा एक तो उसका आधार बताइएगा। आप कह रहे हैं 7 करोड़ 96 लाख वोटर नहीं है, दरअसल 8 करोड़ 18 लाख है। आपने 22 लाख की फिगर और दे दी, तो ये दरअसल लड़ाई अभी 65,64,000 लोगों की नहीं, उसमें 22 भी जुड़ता है। और ये 22 कहां से लेकर आए आप आंकड़ा? ये इसमें कुछ भी सनसनीखेज नहीं है, ये भारत सरकार का ऑफिशियल आंकड़ा है। मैंने कहा था कि देखिए इसकी चर्चा हम 7 करोड़ यहां से शुरू ना करें, चर्चा हम इससे शुरू करें कि बिहार में कितने लोग हैं जो कि 18 साल की उम्र के फालतू हैं, 18 साल या उससे अधिक उम्र के हैं। इसका उत्तर भारत सरकार ने दिया है। भारत सरकार ने पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस की एक्सपर्ट कमेटी बना रखी है, जिस कमेटी ने हर साल हर प्रदेश में हर आयु वर्ग की पॉपुलेशन का एग्जैक्ट प्रोजेक्शन किया हुआ है, जिसको भारत सरकार का हर विभाग हर मंत्रालय इस्तेमाल करता है, और जिसे चुनाव आयोग ने इस साल जनवरी के महीने में बिहार की वेबसाइट पर प्रकाशित किया। ये 22 लाख लोग कहां चले गए? ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। ये 22 लाख लोग, उनको वोटिंग अधिकार से वंचित किया जा रहा है क्या? तो मैंने यही कहा था संदीप भाई कि शुरुआत आप 7 करोड़ 90 लाख से मत कीजिए, शुरुआत कीजिए 8 करोड़ 18 लाख से, जितने बिहार में 18 साल या अधिक के लोग हैं। और किसी भी वोटर लिस्ट से आप प्रश्न ये पूछिए, तो मतलब अभी भी सवाल हैं, लेकिन थोड़ी शंकाएं दूर होती दिख रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव। राजीव राय, अब जो मैं वही सवाल जो पवन खेड़ा से पूछा, संस्थाओं पर सवाल उठा रहे थे, थोड़ा संतुष्टि मिली? हमारी संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया ऐसा नहीं है, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इज वेरी मच इन प्लेस अभी। सुधीर जी, मैं कम से कम आप जैसे पत्रकार से अपेक्षा जरूर करूंगा, और उसे तो नहीं, कि जब भी इलेक्शन कमीशन या सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से करते हैं, बिलबिलाती बीजेपी है, कि जब भी ये सवाल हो, सवाल तो जरूर किया जाए कि जो 18 लाख, और जिसकी एक कापी मैंने पार्लियामेंट में खड़े पत्रकारों को भी दी थी, 18 लाख हमने एफिडेविट पर दिया था, जिससे हम हारे भी है, उस पर मौन व्रत कब तोड़ेंगे और कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं चुनाव आयोग से तब तक संतुष्ट नहीं होगा जब तक वो 18 लाख हमने एफिडेविट दिया था। आपने जैसे इनको राहुल गांधी जी से नोटिस मांगा जा रहा है, हमें भी नोटिस इशू हुआ था बकायदे, 3 साल हो गए। चुनाव आयोग की बोलती बंद है, कलम खामोश है। तो मैं कैसे उस चुनाव आयोग के विश्वसनीयता पर सवाल न उठाऊं जिसने हमको नोटिस दिया और हमने उनको रिटेन एफिडेविट पर दिया, प्रूफ के साथ दिया, बूथ नंबर और मतदाता संख्या के साथ दिया, उस पर आज तक इन्होंने जवाब नहीं दिया। आप बताइए, आप हमारे जगह पर रहेंगे तो क्या कहेंगे? नहीं विश्वसनीय है, यानी मेरा एफिडेविट गलत था, और मेरा एफिडेविट गलत था तो मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और एफिडेविट सही था तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसका भी जवाब कोई देगा? तो अदालती कार्रवाई कीजिए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, समाधान भी निकलता है। हाँ, रास्ता थोड़ा लंबा हो जाता है, थोड़ा कठिन हो जाती है डगर। राजीव राय, वो रास्ते हमेशा से खुले हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब ये पक्ष जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जब ये बातें हो रही है, तो हम उम्मीद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट वंस फॉर ऑल एफिडेविट वाले मामले पर भी क्लियर कर दे। नहीं तो हम तो जब अंतिम फैसला आने के बाद हमारे लोग खुला ही हुआ है नहीं, पर इसमें एक और पहलू जुड़ गया है और उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अभी तक मीडिया भी ये कह रहा था, बीजेपी कह रही थी, अरे ये शिफ्टिंग ऑफ द गोल पोस्ट कर रहे हैं, ये पहले ईवीएम पर सवाल उठाते थे, अब ये वोट चोरी की, वोटर लिस्ट में डिलीशन एडिशन के खेल पर आ गए। आज सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा के पानीपत के एक गांव बुआना लाखू में जो 3 साल पहले चुनाव हुआ था सरपंची का, 6 ईवीएम की
6 ईवीएम बुला ली रजिस्ट्रार के सामने, उसमें मतों की गिनती की गई, जो चुनाव हारा था वो जीता हुआ साबित हो गया। तो आज तो ईवीएम भी उसकी भी अगली परीक्षा हुई है और ईवीएम फेल होती दिखी है, यानी कि ईवीएम में गड़बड़ झाला किया जा सकता है। संदीप जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमेशा से कहते आ रहे हैं कि अगर हम 80 की 80 सीटें जीत जाएंगे तभी ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। और हम अकेले महान वैज्ञानिक नहीं, वो तमाम देश जो विकसित देश हैं जहां ईवीएम का आविष्कार भी हुआ था वहां बैलेट पेपर पर हो रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं जो किताब तक लिख दिए थे, रिसर्च कर दिए थे और सुप्रीम कोर्ट में गए थे। ये समाचार हमने सुना। ये एक सवाल और बार बार मैं उठाता रहा हूँ, जिसका जवाब नहीं मिला और कई सालों से उठाता रहा हूँ कि जहां कहीं भी पकड़ा जाता है, जैसे एक एसडीएम वाला केस था, वीडियो वायरल हुआ था कि कोई भी बटन दबाओ कमल का फूल बाहर आता है, तो कह दिया जाता है कि नहीं वो ईवीएम खराब था, बदल दिया गया। मैं आज तक आश्चर्यचकित हूं कि कोई ईवीएम ऐसा क्यों नहीं खराब होता है कि बटन दबाने पर कमल का बटन दबाने पर साइकिल का निशान आए, पंजे का निशान आए, हाथी का निशान आए, कोई और निशान आए, वो ईवीएम वो खराब ही नहीं होती है। तो ये आज एक हम लोग छड़ी गोल पोस्ट नहीं बदलते हैं, वो गोदी मीडिया के लोग तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर नैरेटिव सेट करें, वो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से पहले फैसले सुना दें, वो कराची को भारत में मिला दें, चाहे जो मन करे वो। अब तो स्वतंत्र, जैसे कभी कहा करता था हम लोग छोटे थे ना, तो आप भी जब छोटे होंगे तो एक बहुत बड़ा होता है क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी फॉर पॉलिटिक्स। आज भी है, मैं मानता हूँ, बेबाकी से मानता हूँ, लेकिन आज वो मतलब बदल गया। पत्रकारों के ऊपर भी आत्मचिंतन और मंथन करने का वक्त आ गया है। ईवीएम पर सवाल तब भी था समाजवादी पार्टी का, आज भी है, तो मतलब सबको अपने गिरबान में झांकने का वो एक वक्त भी है, थोड़ी अपनी भी समीक्षा की जाए। प्रोफेसर सौरभ मालवीय, पर आप ये मानेंगे सुप्रीम कोर्ट ने आज अच्छी खासी लताड़ लगाई है चुनाव आयोग को? संदीप जी, मतदाता हितैषी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने का कार्य सदैव सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होता है और ठीक यही कार्य चुनाव आयोग के द्वारा भी होता है। लेकिन समस्या यह है कि 1991 से लेकर 1996 तक इस देश में चुनाव आयोग को अपने जेब का बना के रखने का हमेशा प्रयास कांग्रेस के द्वारा हुआ। अच्छा, अब उसका परिणाम क्या हुआ है? वो सीट कांग्रेस से आपने ले ली? नहीं, अब मैं नहीं वही उसी बात को जरा सा पूरा हो जाने दीजिए। अब उसका परिणाम क्या हुआ है कि चुनाव, जो भारत के लोकतंत्र की आत्मा है, उस लोकतंत्र की हत्या करने का गुनाह कांग्रेस के द्वारा इतना बड़ा पाप हुआ, लगातार चुनाव हारने से कह रहे हैं चुनाव का बहिष्कार करेंगे। एक, दूसरा जनता का अपमान, और तीसरा फिर से कैसे परिवार की सत्ता स्थापित हो। और यही दर्द राजीव राय जी भी व्यक्त कर रहे हैं। तो मतलब कि इस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मतदाताओं का अपमान कर रही है, वोट चोर जैसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करके झूठी कहानियां गढ़ रही है, तो नोटिस भी दिया जाता है राहुल गांधी को। ये अनुराग ठाकुर ने भी तो कल वोट चोरी ही नाम शब्द इस्तेमाल किया था, या मैंने गलत पढ़ लिया था वो पूरा दस्तावेज? नहीं संदीप जी, उनको कोई नोटिस नहीं, उन्होंने कोई मतदाता का अपमान नहीं किया। नहीं बात उन्होंने क्या कहा वो संदर्भ साफ है। कैसी बातें कर रहे हैं संदीप जी आप? देखिए, लोकतंत्र में मतदान का कौन सरेआम कह रहा है कि मतदान नहीं होना चाहिए, मतलब हम बहिष्कार करेंगे, हमें लोकतंत्र में आस्था नहीं है, हमें कभी सुप्रीम कोर्ट में आस्था नहीं है। अखिलेश यादव, डबल इंजन सरकार आपकी जी, चुनाव आयोग आप लोगों को नोटिस नहीं देता, विपक्ष को बात बात पर नोटिस देता है, वो वहां मतदाता सूची तैयार करता है, वहां पर फर्जीवाड़ा हो गया और ये ज्ञान मिल गया एक दिन में ही अनुराग ठाकुर को। अरे क्या बात आप कर रहे हैं? चुनाव आयोग किसको नोटिस देगा या नहीं देगा? वो फोन करके जाएगा क्या? निमंत्रण देगा क्या कि हम तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, हम तुमको नोटिस देंगे? भाई दो तरफ से आरोप लगाए गए, एक पर नोटिस दिया जा रहा है, एक का संज्ञान ही नहीं लिया जा रहा। ये कौन सा तरीका है? इसमें इंसाफ का कौन सा तकाजा?
कौन सी कसौटी पे परखा जा रहा है? और बिल्कुल जैसे अभी पवन खेड़ा जी कह रहे थे कि बनारस में मतदाताओं ने कैसे क्या किया और कैसे चुनाव जीत गए हार गए। अरे तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? आप में दम है तो आप क्यों नहीं दरवाजा खटखटाते जाके 12 बजे रात को? आप ये जा सारी सकते हैं जानकारी और आपके पास थी, आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए ना, शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर दें अनुराग ठाकुर, नहीं तो वापस ले ले आरोप की झूठे हैं ये जो चुनाव आयोग कह रहा था। देखिए देखिए चुनाव आयोग का स्वतंत्र कार्य है संदीप जी। चुनाव आयोग से आप बीजेपी को क्यों जोड़ रहे हैं? अनुराग ठाकुर की बात को चुनाव आयोग से आप क्यों जोड़ रहे हैं? चुनाव आयोग का अलग कार्य, स्वतंत्र बिल्कुल गलत जोड़ा है। स्वतंत्र कार्य है चुनाव आयोग का, आप गलत जोड़ रहे हैं भाई। एक जगह नोटिस दिया जाता है, वोट चोरी के आरोप लगते हैं, दूसरी जगह देखिए ये जो दोहरा रवैया है ना चुनाव आयोग का एक ही जैसे मामलों में, उससे फिर चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर सवाल खड़े होते हैं। चुनाव के दौरान भी आप देखिए कि एक नेता भाषण देता है तो आप पार्टी को नोटिस दे देते हैं। एक नेता भाषण देता है, आप सीधे उसको नोटिस देते हैं। एक जगह है बीजेपी में वो जेपी नड्डा के पास नोटिस चला जाता है, अध्यक्ष के पास, दूसरी जगह सीधा नेता को दे दिया जाता है। तो इस तरह की जो भूमिकाएं हैं उनसे सवाल खड़ा होता है, वरना तो कुछ सवाल खड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। पर ये देरी कर दी क्या? अब आधार को आप मान्य मान रहे हैं, मानेंगे नहीं मानेंगे, अब 15 दिन का वक्त रह गया। देखिए इसमें इतनी देर, इतना रायता फैलाने की क्या जरूरत थी? अभी हमारे मित्र सौरभ मालवीय जी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट सुनिश्चित करता है कि ईमानदारी से मतदाता मतदान करें, चुनाव आयोग भी सुनिश्चित करता है। तो चुनाव आयोग ये नौबत क्यों आती है कि लोग सुप्रीम कोर्ट जाएं? जो सुप्रीम कोर्ट ने आधार मानने की बात आज कही है, अगर पहले ही चुनाव आयोग ने जब सुझाव दिया था, चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन अगर मान लेते इस बात नहीं, को, अड़ा हुआ था ना चुनाव आयोग, तो कह रहा था हम तो जो डिलीटेड लिस्ट है हमने दे दी GBL को। अरे भैया आपने एहसान किया। तो ये नौबत क्यों आए कि लोग एक संवैधानिक संस्था के आप सहायक है ना, सहायक की भूमिका में है ना। यही मैं कह रहा हूँ कि रेफरी के लिए के खिलाफ अगर कोई कोर्ट में जाए तो ये तो फिर भूमिका पर सवाल उठेगा ना। इसलिए ये सोचना चाहिए। अच्छा अभी उन्होंने बड़ा मुझे तो समझ में नहीं आया, मालवीय जी ने कहा कि 91 से 96 तक चुनाव आयोग को जेब में रखा था। अरे वो तो सेशन का टाइम था, TN सेशन, तो उस समय चुनाव आयुक्त हुए थे और उन्होंने तो चुनाव आयोग की पूरी काया पलट दी थी। नहीं, उनका तो वो फेमस कमेंट था विनोद जी, आपको ध्यान होगा, आई हैव पॉलिटिशियंस फॉर ब्रेकफास्ट। हाँ, नाश्ते में मैं राजनेताओं को खाता हूं। तो वहां ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, वो पैमाना, वो निष्पक्षता, वो बैलेंस चुनाव आयोग फॉलो करता दिख रहा है क्या आज की तारीख में? अब लोग याद कर रहे हैं ना उसको। देखिए सेशन इफेक्ट जो था वो 3-4 चुनाव आयुक्तों तक चला, लिंगदो तक चला और कुरैशी तक चला। कुरैशी आप याद कीजिए चुनाव आयुक्त थे, यूपीए की सरकार थी, 2012 का चुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश का, सलमान खुर्शीद केंद्रीय मंत्री थे और कुरैशी ने उनको नोटिस दिया था उनके भाषण पर, और बड़ा सख्त नोटिस दिया था। उस पर सलमान खुर्शीद ने उस पर रिएक्ट किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने उनसे जवाब मांगा था। गोपाल स्वामी, तो मतलब कहने का गोपाल स्वामी ने चिट्ठी लिखी थी। अब ये जो विपक्ष, हालांकि पवन खेड़ा बोले कि नहीं और योगेंद्र यादव भी कि भाई विपक्ष की जीत नहीं है, ये चुनाव आयोग की हार नहीं है, लेकिन कांग्रेस के अधिकारी एक हैंडल से जो ट्वीट किया गया है, अब चुनाव आयोग की धांधली खुलकर सामने आएगी, SIR के नाम पर जो वोट चोरी का खेल किया गया है उसकी सारी पोल खुल जाएगी। अब ये राजनीतिक बयान देख रहे हैं या अभी कुछ और खुलासे होने बाकी है? पिक्चर अभी बाकी है। देखिए जैसे अभी योगेंद्र यादव जी ने कहा कि अंतरिम आदेश है, तो बात भी सही है कि अभी एक मुद्दे पर उन्होंने फैसला किया है कि मृतकों के जो हटाए गए नाम है डिलीटेड, उनकी सूची सार्वजनिक की जाए और आधार को उनके लिए माना जाए जो एग्रीड पार्टी है। मुझे लगता है कि अभी हमें इंतजार करना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी तो या कोई भी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से करती है। मुझे लगता है अभी ये कोई कांग्रेस की जीत या विपक्ष की जीत नहीं है। तो मतलब अभी हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। 22 अगस्त को, एक हफ्ते बाद, 8 दिन बाद दरअसल सुनवाई होनी है। ऐसे में आदेश रावल, वो राहुल गांधी कह रहे थे पिक्चर अभी बाकी है, राहुल गांधी की बात को छोड़ देते हैं, ये वोट चोरी, ये घमासान, ये जो खेल हो रहा है, समाधान निकल गया है या पिक्चर अभी बाकी है? नहीं देखिए संदीप जी, जो विपक्ष का जो पूरा आरोप है वो वोट चोरी को लेके है, और जो बिहार को लेके आज फैसला आया है वो इस बात को लेके आया है कि जो आप वोट डिलीट कर रहे हो, तो दोनों लड़ाइयां अलग अलग हैं, इसको हम जोड़ के नहीं दे सकते। दूसरा, आपने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है, कि जब इस बयान का
इसको डिकोड किया गया कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा है। तो इस मामले को लेकर ये जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी, जिसमें उन्होंने बेंगलुरु की एक सीट का जो सबूत थे वो सामने रखे थे, ऐसा ही काम डिफरेंट डिफरेंट सीट्स के ऊपर चल रहा है। और जब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद से जितने उम्मीदवार थे कांग्रेस पार्टी के, चाहे राज्यों में हो चाहे लोकसभा में हो, वो सब कांग्रेस लीडरशिप को अप्रोच करके बता रहे हैं कि हमारे चुनाव में कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ी हुई थी। तो मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत 17 तारीख से होगी, जो बिहार में यात्रा शुरू होने जा रही है, जो कि एक राहुल गांधी चाहते हैं कि मैं इस मुद्दे को एक जन आंदोलन में तब्दील कर दूं और उसके बाद जनता के बीच जाऊं। नहीं, और इसमें मुझे जो लगता है सबसे बड़ा अहम हिस्सा आज के आदेश का, अंतरिम आदेश ही सही, आदेश जो है वो कि 65,64,000 जो वोटर नाम जिनके डिलीट किए गए हैं, चाहे उनकी मौत हो गई हो, चाहे एक से ज़्यादा जगहों पर उनके पते हों या पलायन कर लिया हो, अब इनका नाम बाकायदा अलग से एक लिस्ट दी जाएगी और कारण भी बताए जाएं कि इनका नाम क्यों हटाया गया। यह बहुत दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले दिनों में। देखिए, यही तो मुख्य मांग है राहुल गांधी की विपक्षी पार्टियों की, और जो उन्होंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम चाहते हैं कि एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट बने हिंदुस्तान में। जो उन्होंने 5 कारण दिए थे, जिसमें बताया गया था कि इन इन कारणों के कारण वोट चोरी हो रही है, पता सही नहीं है, एक घर में ज्यादा 80 वोटें हैं, फोटो छोटी हैं, तो उन सब चीजों को जब जोड़ के देखेंगे, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको पूरी लिस्ट जारी करनी पड़ेगी, ये बताना पड़ेगा कि भाई क्या कारण है, क्यों आपने नाम डिलीट किया है। तो ये मुझे लगता है कि यही बात है जो समूचा विपक्ष उठा रहा है, और ये मुझे लगता है कि एक कदम आगे बढ़ा है। अभी इसमें वाकई में कोई अभी पिक्चर बाकी है जिसका नतीजे सामने आएंगे। मुझे लगता है कि 30 अगस्त के बाद जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की यात्रा कंप्लीट होगी और वहां जाके वो कहेंगे बिहार के लोगों को कि सारी संस्थानों पे कब्जा कर लिया, लेकिन एक आपके वोट का अधिकार था वो भी आपसे छीन लिया गया है। तो ये है वो टैगलाइन जिसके जरिए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जो है बिहार के लोगों के बीच जाने वाले हैं। आपने तो वोट चोरी, आपने बिल्कुल सही कहा आदेश, वोट चोरी और सर यानी कि पुनरीक्षण, इनमें हमें थोड़ा सा फर्क भी करके देखना होगा। लेकिन एक और चीज हुई है आज, और हुई है वो जिस इलाके से आप आते हैं, जिस जिले से आते हैं, पानीपत, बुआना लाखू गांव, 3 साल पहले सरपंची का चुनाव, 6 बूथ की ईवीएम खोली जाती है रजिस्ट्रार के सामने और पाया जाता है जो जिताया गया था जिसे, वो तो हारा हुआ उम्मीदवार है, वो तो 51 वोट कम मिले हैं। तो यहां पर तो ईवीएम का घोटाले की बात वो फिर से मुख्य धारा में आती दिख रही है। नहीं, देखिए 2022 का चुनाव तो सरपंच का हुआ था, तब का ये केस है जो सुप्रीम कोर्ट तक आया है। अब देखिए ये अलग अलग बात है। पहले बात ईवीएम के ऊपर थी, फिर बात वोट चोरी के ऊपर आई, फिर बात आई कि आपने वोट जोड़ दी महाराष्ट्र में, अब बिहार में आई कि आपने वोट घटा दी। अब ईवीएम की लड़ाई बहुत पीछे रह चुकी है, लेकिन ये जो केस सुप्रीम कोर्ट में पानीपत का जिसका आपने जिक्र किया है, ये आया है, इस बात की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए कि भैया ये कैसे पॉसिबल है। नहीं भाई, पहली बार, ये अपने आप में ऐतिहासिक है, ये छोटी मोटी खबर नहीं है, नेशनल मीडिया नहीं दिखा रहा है, ये छोटी मोटी खबर कैसे है? सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम खोली गई है, ये पहली बार हुआ है, जहां तक मेरी जानकारी है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ आदेश। संदीप जी, मैं वही कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को एक मिसाल पेश करनी चाहिए, उसको ये कहना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को बुला के कि आप मुझे ये बताइए कि ये कैसे हुआ है, पूरे देश को बताइए, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। मतलब ईवीएम में इसका मतलब गड़बड़ी, एक हमने अनिल मसीह को देखा था साफ चंडीगढ़ में, वो हमने एबीपी न्यूज पर सीधा सवाल में ही मैंने वो वीडियो फुटेज दिखाई थी, वहां पर तो चलिए मैनुअल काम हो रहा था, ईवीएम में भी छेड़छाड़ हो सकती है, ये आज साबित हो रहा है ना। अनिल मसीह जो आपने दिखाया था वो तो बिल्कुल लाइव था, वो तो पूरा देश देख रहा था, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को पलट सकता है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, इसके ऊपर भी काम होना चाहिए। लेकिन ये 4 अलग अलग चीजों पे काम चल रहा है, 4 अलग अलग चीजें हैं, पर ये आपस में जुड़कर हमारे लोकतंत्र, जमहूरियत, चुनावी प्रक्रिया पर सवाल हो गए ना। आपको जोड़ना चाहते हैं। देखिए, ईवीएम को लेके हम सभी यही कहते थे कि अभी तक कोई क्रेडिबल एविडेंस हमारे सामने नहीं आया। हाँ, हम लोग यही कहते थे जब भी ईवीएम पे बहस होती थी कि भाई हम, लेकिन ये इतना बड़ा मामला है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर ईवीएम खोली जा रही है, 6 ईवीएम, भले छोटा चुनाव था सरपंच के, तो क्या हो गया? लेकिन मतलब बात तो ये है ना कि हो सकती है गड़बड़ी, एक सैंपल तो है वो, हाँ सैंपल है, और जो जैसा आदेश कह रहे हैं, मुझे लगता है ये गंभीर मामला है और अब ईवीएम वाली बहस फिर तेज होगी इसके बाद। ये भले कोई न उठा रहा हो, आप उठा रहे हैं या अखबारों में आएगा, लेकिन ये जो है एक आधार मिलेगा विपक्ष को कि ईवीएम वाली बहस को तेज करने का।
अभी राजीव राय कह रहे थे ऐसा क्यों होता है कि ईवीएम मैल फंक्शन करती है कहीं भी तो हमेशा कोई भी बटन दबाओ वो कमल का ही निशान पर लाइट जलती दिखाई देती है। ये ईवीएम में भी गड़बड़ झाला हो सकता है प्रोफेसर सौरभ मालवीय, ये तो सुप्रीम कोर्ट में साबित हुआ है। देखिए संदीप जी, वो तो प्रक्रियाधीन है, इसलिए इस पर त्वरित टिप्पणी और आपका भी इस तरह से कहना जरा मुझे जल्दीबाजी दिख रहा है। जल्दबाजी ये सिद्ध हुआ है, फैसला आ गया, जो जीता हुआ कैंडिडेट था उसको हारा मान लिया है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के सामने। फैसला वोट गिनी गई, 51 वोटों का अंतर मिला। नहीं, आप ऑन एयर हैं तो संदीप मालूम है मुझे, हैं, क्षमा करेंगे, आप ईवीएम पर सवाल नहीं है, रिजल्ट आ गया है। नहीं सुनिए, एक आप ऑन एयर हैं, ईवीएम में ही तो वोट कैद हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं है। मैं कहाँ कह रहा हूं, पर ईवीएम में गड़बड़ झाला हो सकता है, ये बात सुप्रीम कोर्ट में साबित हो रही है, रजिस्ट्रार के सामने खोली गई ना ईवीएम। मैं जो बोलता हूं जिम्मेदारी से बोलता हूं, सुप्रीम कोर्ट में ये चीज हुई है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर मैं कर रहा हूं संज्ञान ले लीजिए। संदीप जी, आप एक बहुत गंभीर और बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, इसलिए मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला है, रिजल्ट पर बोला है। तो रिजल्ट पर बोला, रिजल्ट कहां से डिक्लेयर हुए, ईवीएम में कैद हुए थे, तो मतलब ईवीएम में गड़बड़ झाला है। मैं कौन सा क्रोनोलॉजी में कोई गलती कर रहा हूं क्या केसी त्यागी साहब? और मामले को लेकर चिंतित हूं जिसका जवाब न विनोद अग्निहोत्री ने दिया न रावल जी ने। क्या 2024 का चुनाव कैंसिल कर दिया जाए? ये कांग्रेस पार्टी, वो राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं, उनकी बात को इतना तूल क्यों दे रहे हैं आप? चौथी बार वो बात कह रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि यहाँ पर जो चुनावी प्रक्रिया पाक साफ होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, और ईवीएम पर जो ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट में, इसे आप कैसे देखते हैं सर? ये आइसोलेटेड फैसला है, ये कोई 1 लाख फैसले नहीं है, अकेला फैसला है। और ईवीएम पर उठे, अब चोरी के उठे, और अब जो है सुप्रीम कोर्ट भी फैसला देगा। 17 तारीख से जो चुनाव के बहिष्कार की घोषणा हो रही है वो भी जरा देखिएगा, वो भी जरा देखिएगा। आदेश रावल जो ये सवाल उठा रहे हैं और सबसे तजुर्बेकार हमारे पैनल में है केसी त्यागी साहब, ये बहिष्कार की बात कह देना, ये कांग्रेस भी उछलकूद ज्यादा छलांग लगाने लगती है, कई बार अपरिपक्व बात कह देती है। वही मैं कह रहा हूं मैं वही, हाँ, मैंने कांग्रेस पार्टी की अतीत की प्रशंसा करते हुए, फ्रीडम मूवमेंट में उसका हिस्सेदारी का जिक्र करते हुए, इतना इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जो है लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिंह राव, मनमोहन सिंह, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी नहीं दे सकते थे। ठीक है, आई एम ऑन रिकॉर्ड ऑन से। आदेश रावल, आपने इतने सालों से, मैं सुन लिया सर, आदेश रावल इतने सालों से आप कांग्रेस कवर कर रहे हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करें? क्या है कांग्रेस वालों का क्या कहना? ये सवाल आपने भी पूछा होगा कि भाई इस नौबत तक जाने की, ऐसी हुंकार भरने की क्या जरूरत, क्या दरकार? मुझे लगता है ये एक राजनीतिक रूप से दिया गया स्टेटमेंट था, इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि वाराणसी में क्या हुआ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर जराव को घोषित कर दिया कि ये हमारे उम्मीदवार हो गए, जीत गए मोदी जी के सामने। तो जब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जो राहुल गांधी ने की थी, जिसमें बताया कि किस तरीके से वोट चोरी हो सकती है, उसके बाद से नेताओं में एक अलग तरह का उत्साह है, और पार्टी के लेवल के पॉलिसी मैटर का इशू ये विषय नहीं है, ये राजनीतिक रूप से दिया गया एक स्टेटमेंट है। मुझे लगता है कि ऐसा कोई निर्णय पार्टी ने नहीं लिया है, और जिसने भी स्टेटमेट दिया, आप देखना कि आगे चल के आपको सामने मिल जाएगा। तो इस तरह की ऐसे उकसावे वाले बयान या गैर जिम्मेदाराना भी नहीं कहा जा सकता, अपरिपक्व बयान भी देने की जरूरत नहीं है। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस तो है प्लेस में, लेकिन क्या सबको उसके वोट का अधिकार मिलेगा बिहार में? ये आने वाला वक्त गवाही देगा। एक समाधान जरूर आज निकलता दिखाई दिया है। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।